हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू सीबीएल। मैं आज आप लोगों के सामने हरियाणा का जो इकोनॉमी सर्वे है, जो आर्थिक सर्वेक्षण रहा है, उसके ऊपर बात करूंगा। लास्ट क्लास जो अपनी हुई थी वो हरियाणा के बजट के ऊपर हुई थी और मैंने बजट की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो हरियाणा की लगभग कवर कर ली थी। जैसा कि राघव सर ने आप लोगों को बताया कि एग्ज़ाम तक अपनी बजट, इकोनॉमी सर्वे और लास्ट जो 7 to 8 मंथ के जो करंट अफेयर है वो हम लोग कवर करेंगे। तो अभी आप लोग की इसी तरीके से क्लासेस चलेगी। बजट कंप्लीट हुआ आपका, इकोनॉमी सर्वे, इसी के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि जो ज़्यादातर स्कीम्स आप लोग की है, जिसके ऊपर बात की जा सकती है या जिसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए, वो हम लोग करेंगे। और 3 से 4 क्लासेस आपकी सर्वे के ऊपर होगी। उसके बाद हम लोग हरियाणा का जो करंट अफेयर रहा है पिछले 6, 7, 8 महीने, जितना भी पूछ सकता है, कोशिश करेंगे आपके एग्जाम से पहले 10-12 दिन पहले आप लोग के वो सारी चीज़ें कवर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग इकोनॉमी सर्वे के साथ। तो सबसे पहले तो आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो सर्वे में है उसमें जाननी है। तो देखो, यहाँ पर जो सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे है 2021 का, ये जो सर्वे है, इसके बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा देखना है। कितने चैप्टर है और स्टार्टिंग किस तरीके से हो रही है वो है। तो मैंने यहाँ पर सर्वे को ही रखा हुआ है। तो देखते हैं एक बार इकोनॉमी सर्वे के अंदर क्या कुछ खास चीज़ें है। अब देखो, अगर हम लोग बात करते हैं इकोनॉमी सर्वे की, तो यहाँ पर खास चीज़ आपको क्या दिखाई देती है, क्यों ज़रूरी होता है इकोनॉमी सर्वे। इस इकोनॉमी सर्वे से आपकी एक तो आपको ये पता चल जाता है कि सरकार जो है कौन कौन सी योजनाओं को लागू करने वाली है, कौन कौन सी योजनाएं सरकार की उपलब्धियां रही है, अचीवमेंट रही है, जीडीपी के अंदर सरकार की क्या अचीवमेंट रही है, सरकार की जो ग्रोथ है वो क्या रही है, महंगाई, इन्फ्लेशन क्या रहा है, और एक ट्रेंड पता चल जाता है अपनी इकोनॉमी का। जो बेस ईयर जैसे हमने माना है, उस बेस ईयर से वर्तमान में हमारी इकोनॉमी का क्या ट्रेंड रहा है, और उसी के बेसिस पर हम बहुत सारी योजनाओं को भी लागू कर देते हैं। और आगे आने वाले फ्यूचर के अंदर जो योजनाएं होती है वो भी कहीं ना कहीं इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो इकोनॉमी सर्वे, अगर हरियाणा की ही बात करें तो कौन सा मंत्रालय इसको इशू करता है और क्या क्या खास चीज़ें इसके अंदर आपको दिखाई देगी। तो चलते हैं एक बार इकोनॉमी सर्वे के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको देखते हो तो इस इकोनॉमी सर्वे को इशू किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस हरियाणा। तो जो हरियाणा का जो इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस डिपार्टमेंट है वो इसको तैयार करता है, किसको, हरियाणा के इस इकोनॉमी सर्वे को। अब जैसे एग्जाम में कई बार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे आपको अगर इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्शन का पता लगाना हो कि इंडस्ट्री के अंदर कितना उत्पादन रहा है, तो कौन सा मंत्रालय उसको जारी करेगा, तो उसके लिए भी यही सारी चीज़ें हेल्प करेगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस इकोनॉमी सर्वे के अंदर तो क्या खास चीज़ें है इसके अंदर, तो यहाँ पर ये जो अपना डिपार्टमेंट है इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस हरियाणा, हेडक्वार्टर इसका पंचकुला के अंदर है। कई बार ऐसी चीज़ें भी पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पंचकुला या चंडीगढ़ एक है। अब टोटल नंबर ऑफ चैप्टर अगर इसके अंदर देखा जाए तो टोटल 8 चैप्टर आपको दिखाई देंगे। अब ये जो 8 चैप्टर है वो हरियाणा सरकार ने किस तरीके से बांटे हैं वो देखना है। इसमें जो 2 चैप्टर आपको दिखाई देंगे वो बताएंगे हरियाणा की इकोनॉमी और प्रोस्पेरिटी क्या रही है। मतलब हरियाणा की जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, जो लास्ट क्लास में मैंने बातें की थी उसमें थोड़ा सा और डिटेल के अंदर ये बातें करेगा। कांस्टेंट प्राइस पर क्या है, करंट प्राइस पर क्या है, वी सेप रिकवरी कैसे की है, आईआईपी, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, कैपिटल गुड्स के अंदर कौन कौन सा आता है, सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। दूसरा फिर आपका आता है इसके अंदर आपका जो पब्लिक फाइनेंस, बैंकिंग वगैरह है, जैसे हार्को बैंक है, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक हरियाणा के जो चल रहे हैं, कितने बैंक मर्ज किए गए 1966 के टाइम पे, जो कोऑपरेटिव बैंक थे वो हरियाणा में कितने थे, इस तरीके की कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। एक चीज़ और है, एक्साइज टैक्सेशन को लेकर, बजट को लेकर। जैसे लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि अगर रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर देखा जाए तो सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, टैक्स से आता है। और टैक्स में भी कौन से टैक्स से पैसा ज़्यादा आता है, जो स्टेट के खुद के टैक्स है वो है। अब जैसे इसी के थ्रू आपको पता चलेगा सेल्स टैक्स अगर डाउन हुआ है तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो जीएसटी है वो बढ़ रहा है। तो ऐसी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती है। तो ये जो 2 चैप्टर है, ये जो इकोनॉमी है, स्टेट की इकोनॉमी हरियाणा, उसके बारे में बताएंगे, उसकी प्रोस्पेरिटी के बारे में बताएंगे, टैक्सेशन के बारे में बताएंगे। फिर आगे क्या होता है, जैसे बजट में आप लोगों ने देखा कि सरकार ने सबसे ज़्यादा खर्च किसके ऊपर किया था,
सोशल सर्विसेज के ऊपर खर्च किया था। और नो डाउट सरकार की योजनाएं, आपने हज़ारों योजनाएं आप लोग देखते हो सरकार की जो अभी हाल फिलहाल में चल रही है, और भी ढेर सारी योजनाएं लागू की गई है। आंगनवाड़ी सेंटर को लेकर सरकार ने क्या डिक्लेरेशन दी है, तो ये सारी चीज़ें, तो इनके लिए अलग से फिर चैप्टर बना दिए गए जिसमें अचीवमेंट डिपार्टमेंट के, बोर्ड के, कॉर्पोरेशन के, वो कौन कौन से है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो आपका होता है, देखो इसको आप इस तरीके से देख सकते हो इन चैप्टर को। कैसे? अगर आप इन चैप्टर को देखते हो तो एक बार देखना, तो चैप्टर को आप जैसे अपनी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर है मेनली, लेकिन 11th 5 ईयर प्लान से इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर हमने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट की है। तो जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो नीचे है, लेकिन एग्रीकल्चर को हम नकार नहीं सकते। तो पहला जो थर्ड चैप्टर आएगा, इसके अंदर जो पहला आएगा वो आएगा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद आपका क्या आता है? इंडस्ट्री आता है, पावर्स आता है, रोड आता है, ट्रांसपोर्ट आता है। मतलब एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से अगर आप लोग देखोगे तो सर्विस सेक्टर है उसका आएगा। इसके अंदर क्या क्या हुई है चीज़ें। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, जो 22 क्लासेस लगभग मैंने हरियाणा के लिए आप लोग की, वो मोर देन इनफ है। कुछ एक फैक्चुअल चीज़ें जो रह भी गई है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नेशनल हाईवेज है हरियाणा के, या फिर आपके स्टेट हाईवेज है हरियाणा के, वो जो रह भी गए हैं, उन हाईवे के ऊपर भी यहाँ पर बातें हो जाएगी। तो इंडस्ट्री के ऊपर बात होगी, पावर के ऊपर बात होगी, पावर के अंदर क्या क्या अचीवमेंट रही है, 1966 के टाइम पे इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर क्या बात थी, पहला गांव कौन सा इलेक्ट्रीफाइड हुआ, बिनोला गांव, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर होगी। फिर आपका आता है एजुकेशन और IT से रिलेटेड जो स्कीम्स है, जो योजनाएं है सरकार ने है, वो है इसके अंदर आएगी। शिक्षा के अंदर जैसे मैंने जिक्र भी किया और अब भी बता देता हूँ, जैसे आंगनवाड़ी के अंदर को सरकार बदल रही है किसके अंदर, प्ले स्कूल के अंदर, और प्ले स्कूल को और फंड इशू किया जा रहा है। फिर अगला आपका हेल्थ, वुमेन, चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको लेकर बातें होगी। तो यहाँ पर सरकार की जो योजनाएं चल रही है उनकी अचीवमेंट देखी जाएगी। 66 के टाइम पे हेल्थ सेक्टर अपना हरियाणा का थोड़ा पीछे था, लेकिन अभी का जो बजट था उसका मेन ही पॉइंट क्या था, एक तो हेल्थ पर फोकस करना था और दूसरा किसके ऊपर था, एग्रीकल्चर के ऊपर। हेल्थ और दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर था। 66 के टाइम पे ये उल्टा था, एग्रीकल्चर और हमारे पास क्या था, एजुकेशन था। अगला फिर पंचायती राज, रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट, इसको लेकर, क्योंकि हरियाणा तो गांव में बसता है और गांव के अंदर तो पंचायत जरूरी है, और पंचायत तो उसको लेकर क्या क्या अचीवमेंट रही है। फिर आपका आ गया सोशल सेक्टर को लेकर, पेंशन्स की जो स्कीम्स है अलग अलग, या फिर आपकी सैलरी को लेकर है, या वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना है, वो सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होगी। तो लगभग ये ये लगभग आपका 190 पेजेस का इकोनॉमी सर्वे है। सारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप लोग का 3 से 4 क्लासेस के अंदर पूरा कवर करा दूंगा। जो मेन काम की चीज़ें वो आपको ध्यान रखनी है। देखो अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ने बैठते हो ना, तो आप लोग है ना डेटा को रटा मत करो, थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करो, अच्छा ये टाइम पीरियड रहा है, लगभग इसके आसपास हमारी अचीवमेंट रही है और अब हम नेगेटिव में चले हैं। अब इस इकोनॉमी के अंदर तो भाई क्या ही बात करें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर चीज़ें तो नेगेटिव में ही गई है, नेगेटिव ग्रोथ रेट गई है। तो V शेप की रिकवरी हम लोग करेंगे और वो जो है अगले ईयर के अंदर आपको दिखाई देगी। तो चलिए आगे पढ़ते। 8 चैप्टर के अंदर इसको डिवाइड किया गया है। अब कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हरियाणा के बारे में ये देखनी है जो बताई गई है। अब मैं एक चीज़ की गारंटी आपको ज़रूर देता हूँ, चाहे आप इसको अभी सुन लो या फिर एग्ज़ाम के बाद देख लेना, हरियाणा के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है हरियाणा की। और अगर आप देखोगे कोई भी स्टेट जो होता है, आप चाहे यूपी के एग्जाम दो, चाहे मध्य प्रदेश के, चाहे हरियाणा के दो, एक क्वेश्चन तो ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में होगा ही होगा। जैसे सबसे पहले हरियाणा के जो डिवीजन है, कितने डिवीजन है हरियाणा के अंदर? 6 डिवीजन है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 22 डिस्ट्रिक्ट है। 6 डिवीजन कौन कौन सी है वो आप जो मैंने स्टैटिक जीके की वीडियो बनाई उसमें सब लिखा हुआ है। सब डिवीजन 74 है। तहसील कितनी है? 94। तो आपको ये जो एग्जैक्ट डेटा है वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे टाउन्स देखा जाए तो 154 शहर है, और अगर आप लोग देखते हो ब्लॉक तो 142 ब्लॉक है। अब नए नए ब्लॉक कौन से हैं कौन से नहीं है वो हरियाणा करंट अफेयर में हम लोग तैयार कर देंगे। जैसे जनवरी के अंदर, जनवरी फेब के महीने के अंदर आपको नई पंचायतें दिखाई देगी। अब ये जो डेटा है वो 2011 का है,
अब आप कहोगे सर नए के हिसाब से पूछेगा पुराने के हिसाब से, तो ये डेटा तो आपको 11 के हिसाब से पूछेगा, लेकिन वो नया पंचायत को लेकर अगर कोई क्वेश्चन हो सकता है तो हरियाणा करंट अफेयर का हो जाएगा, वो मैं वैसे ही कवर करा दूंगा। तो 6841 इतने हमारे पास क्या है, गांव है। एक होता आबाद गांव और एक होता गैर आबाद गांव। एक ऐसे गांव जिनके अंदर पंचायत और एक ऐसे गांव जिनके अंदर पंचायत नहीं है। अब आपको पता है कि पंचायत एक कोई छोटा गांव है, अगर सरकार वहाँ पर पंचायत बनाती है तो सरकार को फंड इशू करना पड़ेगा, सरकार के खर्चे ज़्यादा होंगे, इलेक्शन करवाएगा, XYZ चीज़ें होगी, तो इसलिए सरकार क्या करती है कि इस गांव की पंचायत को नज़दीक की पंचायत में मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को दिखाई देगी। अब थोड़ा सा अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन, पॉपुलेशन अगर आप लोग देखते हो तो 253,516,462 ये 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग है, 2,53,051,462, और इसमें मेल आपको 1,34,000 के 1,34,00,000 के पास दिखाई देंगे और फीमेल आपको कितनी दिखाई देंगे 1,18,000। तो उसमें भी फिर देख सकते हो रूरल परसेंटेज क्या है, ये है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 573 है और ऑल इंडिया का स्टेटस कितना है 382। थोड़ा सा ये भी आप देख लेना कि ऑल इंडिया का स्टेटस यहाँ पर 382 है और हरियाणा का कितना है 573 है। अगर आप लिटरेसी रेट देखते हो तो लिटरेसी रेट मेल और फीमेल में आपको दिखाई देगा, मेल के अंदर ये 84 दिखाई देगा और फीमेल के अंदर 65.9। अब एक चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ, इस हिसाब से अगर आप लोग देखते हो, जैसे अब ऐसे एरिया जहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जहाँ पर सर्विस सेक्टर है, जहाँ पर IT हब है, गुरुग्राम हुआ, फरीदाबाद हुआ, इवन अपना देखते हो सोनीपत या दिल्ली NCR का रीजन हुआ, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट ज़्यादा मिलेगा। अब ये जो मेल फीमेल का लिटरेसी रेट है वो ऑटोमेटिकली 2000 जो सेंसस होगा उस सेंसस के अंदर अपने आप बढ़ जाना है। ठीक है, वो आप लॉजिक लगा सकते हो। वैसे सेक्स रेशियो अब 879 ये 2011 का है, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद ये काफ़ी बढ़ गया है। और अभी तो ये भी अनुमान लगाया है हरियाणा की जो बहुत सारी जो एजेंसी है, उन्होंने अपनी जब रिपोर्ट निकाली तो उसमें इस 879 को 920 तक बताया है। और इवन कईयों ने तो ये भी कहा है कि इस 2021 के दिसंबर तक हम इसको 1000 के आसपास भी ले आएंगे। तो उन 915 के आसपास, 915 920 के आसपास तो अब भी है और उसको और बढ़ा दिया जाएगा। तो इंडिया का क्या है 943 है। बर्थ रेट फिर आप देख सकते हो, डेथ रेट देख सकते हो, मतलब जन्म दर क्या हुई। फिर ऐसे बच्चे जो जन्म लेने से पहले इन्फेंट नवजात बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है, मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी आप देख सकते हो कितना है। तो आप ये डेटा है ये थोड़ा सा ध्यान रखना। हरियाणा का स्टेटस इनमें 30 है, ऑल इंडिया का स्टेटस कितना है 32 है। कंबाइंड के अंदर वो रूरल और अर्बन के अंदर 33 है, ऑल इंडिया का 36 है। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होगा, कम होगा। पर 1000 पर हरियाणा का स्टेटस आपको कितना देगा, ये 30 दिखाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नवजात बच्चे हैं, इन्फेंट है ये है, या जो भ्रूण है हमारे, वो 1000 पर 30 है और ऑल इंडिया का स्टेटस क्या है 32 है। अब हरियाणा के अंदर ये थोड़ा सा कम है, लेकिन अगर आप यही पहले की तरफ देखते हो 2011 से 2001 देखते हो तो आपको और थोड़ा सा क्या दिखाई देगा 30 से ऊपर दिखाई देगा। अब इस बार का जो जब रिपोर्ट निकल कर आएगी तो हो सकता है कि 30 से और ज़्यादा नीचे मिले। ठीक है, दूसरा अगर आप लोग देखते हो तो ऐसा एरिया टोटल क्रॉप्ड एरिया 6605 है और टोटल क्रॉप्ड एरिया वो आपका यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं है लेकिन हरियाणा का अवेलेबल है। और पूरा नेट एरिया जो सोन है वो 3601 है, बोया गया है। अब हरियाणा तो भाई कृषि के ऊपर है, दूध दही का खाना है, हरियाणा तो मेन है। दो ही चीज़ें हरियाणा के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक तो क्या है एग्रीकल्चर और दूसरा क्या है डेयरी प्रोडक्ट जो है अपने, जैसे करनाल के अंदर, हिसार के अंदर, यहाँ पर हमने भैंस अनुसंधान के अंदर, असो अनुसंधान के अंदर, ये सारे के सारे हमारे हरियाणा के अंदर दिखाई आपको देंगे। तो वहाँ पर तो ये चीज़ें ज़्यादा ही मिलनी है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, कंज्यूमर वगैरह, तो ये सारी चीज़ें, स्टेट की इनकम वगैरह, ये तो हम लोग कवर करेंगे ही करेंगे इसके अंदर। ये था। अब पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी ऑफ हरियाणा। अब देखो, आप स्टार्टिंग में ही देखते हो तो इसके अंदर कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बताई है। कई बार डायरेक्टली यहाँ से भी उठ के सवाल आ जाता है। तो इसके अंदर बताया गया है कि हरियाणा जो है अपने कल्चर के अंदर रिच है, प्रोस्पेरिटी के अंदर रिच है और नॉर्दर्न साइड से 3 तरफ आपको दिखाई देगा। एक तो हिमाचल प्रदेश नॉर्थ में दिखाई देगा, उत्तर प्रदेश ईस्ट में दिखाई देगा, पंजाब वेस्ट में और राजस्थान किस में दिखाई देगा, साउथ में दिखाई देगा।
एक डाउट मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर उत्तराखंड के साथ ये बाउंड्री नहीं लगाता है, बाउंड्री नहीं है। देखो इसका डाउट क्या है, जब आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या इवन इस पे भी देखोगे तो उत्तराखंड के साथ नहीं दिखा रहा है। और जब मैंने क्लासेस ली थी तो बताया था कि उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर की बाउंड्री लगभग वो टच करता है, जो कि एक वाटर बाउंड्री भी है, वहाँ से यमुना नदी जो है पूरे क्षेत्र के अंदर आती है। अब क्या है एक्चुअल में है या नहीं है, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखो हरियाणा की गवर्नमेंट साइट्स के अंदर उत्तराखंड का नाम नहीं मिलेगा, इन सब का ही मिलता है। हिमाचल प्रदेश का मिलेगा, पंजाब का मिलेगा, उसके बाद आपका यूपी का मिलेगा, राजस्थान का मिलेगा, आपका दिल्ली का मिलेगा, चंडीगढ़ का मिलेगा, आपका इन सब का मिलेगा, लेकिन हरियाणा इसका उत्तराखंड का नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप पिछले 5 साल के अंदर हरियाणा के जो बाकी स्टेट के एग्जाम, बाकी जो एग्जाम हुए हरियाणा एसएससी वगैरह के हुए, उन सब के अंदर उन्होंने क्या माना है, उत्तराखंड की बाउंड्री टच होती है, ये माना है। और इवन मैं आप लोग को इतना भी बता दूं कि ऑफिशियल साइट पर ये नहीं मिलता है, लेकिन जो हमारे प्रोफेसर साहब है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, उन्होंने जो अपनी हरियाणा की बुक लिखी, जो हमारे सिलेबस में भी चलती है, उनके अंदर उत्तराखंड की बाउंड्री को भी माना है। तो हरियाणा की बाकी एग्जाम को अगर देखा जाए तो हरियाणा बोर्ड उसको, हरियाणा जो एसएससी है वो भी उसको मानता है कि उत्तराखंड के साथ सीमा टच होती है। देखिए अब कैसे कैसे टच होती है वो मैंने बताया। और पूरे अपने इंडिया का एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जिसमें हरियाणा का है 44,212, जो 1.3% एरिया कवर करता है, 1.3% एरिया कवर करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखो फूड ग्रेन के मामले में हरियाणा एक अच्छी पोजीशन रखता है, एग्रीकल्चर के मामले में हरियाणा अच्छी पोजीशन रखता है, डेयरी प्रोडक्ट के मामले में हरियाणा अच्छी पोजीशन रखता है। दूसरा, आपको पता है कि पानीपत से 70% कंबल जो है इंडियन आर्मी के वो सप्लाई होते हैं। फिर जो 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का, वो कौन है, वो भी हरियाणा है। सिरसा के अंदर आप लोग देखोगे तो कपास का अच्छा उत्पादन होता है, तो यहाँ पर 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन, हरियाणा। फिर ऑटोमोबाइल के अंदर, आईटी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर ये पूरा हब ही अपना फरीदाबाद हुआ, पानीपत वाला रीजन हुआ, गुड़गांव वाला रीजन हुआ, रेवाड़ी वाला रीजन हुआ, ये सब हुए। और साउथ एशिया की जो सेकंड सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी है वो अपनी कौन सी है, पानीपत वाली है। जो दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है, पानीपत वाली है। और पानीपत और भी बहुत सारे रीजन से यहाँ पर फेमस है। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। तो लास्ट क्लास के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है, उसमें ही कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। देखना भाई, अब यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट GSDP, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि GSDP, लेकिन वहाँ पर पता है परसेंटेज में दिखा रहा था, ग्रोथ दिखा रहा था। यहाँ पर क्या देखा गया है कि 1920 से अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमारी GSDP 10%, 10.7% के आसपास रही थी। लेकिन आप खुद बताओ कि जब वो 10.7% के आसपास रही है, मतलब उस साल देश के अंदर उत्पादन 10% तक बढ़ा है, तो इस बार क्या है, इस बार आपको पता है कि कोरोना का टाइम पीरियड आया, लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गई, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट आया, सर्विस सेक्टर पर इम्पैक्ट आया, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ बंद थी। जब इन सब के ऊपर इम्पैक्ट आया तो ये क्या होगा, 2%, ये 5.7% के रेट से क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पर ये जो 2% है ये आपको दिखाई देगा सिंपल GSDP के अंदर, और आपको दिखाई देगा कांस्टेंट प्राइस पर ये 5.7% होगा। तो GSDP के अंदर ये देखने को मिला। अब देखो क्या होता है, जो GDP होती है उसके अंदर हम ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल करते हैं। अब ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो भी उसके अंदर शामिल हो जाते हैं। अब एक कंपनी, उसके लिए तो फाइनल प्रोडक्ट है वो, लेकिन वो दूसरे के लिए यूज हो रहा है, और उसके लिए वो एक के लिए इंटरमीडिएट है, एक के लिए फाइनल है, लेकिन वो इंटरमीडिएट वाला अपने आप को फाइनल मान रहा है। तो एक चीज़ का हम लोग और यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन। उसमें से हम इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट को निकाल देते हैं, तो उसको कहा जाता है GSVA, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन। अब इसमें भी जब GDP में आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो जाहिर सी बात है इसमें भी दिखाई देगा। यहाँ पर 5.7 है तो यहाँ पर आपको 5.2% नेगेटिव ग्रोथ रेट दिखाई देगी। और अगर मेन बात की जाए तो 2011-12 में जो ग्रोथ वैल्यू एडिशन था वो लगभग कितने परसेंट पर था, 8%। ठीक है,
अब 9.6% जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर ग्रोथ है और नेगेटिव ग्रोथ है 5.7% वो सर्विस सेक्टर के अंदर। तो ये ध्यान रखना, इंडस्ट्री के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर यहां पर नेगेटिव ग्रोथ दिखाई दी है। इसको समझते हैं आप एक बार। आपको पता है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि देखो 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और तीसरा सेक्टर अपना कौन सा है, सर्विस सेक्टर है। अब कैसे कैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं इसके अंदर, हरियाणा के अंदर, वो भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप एक बार इस मैप को देखना, बेस ईयर अपना वही मेन 2014-15 वाला। अब इसी के बेसिस पर अगर आप लोग देखते हो, देखो ये देखो यहां पर क्या है कि 14-15 से देखते हो तो एक तो है हरियाणा का और दूसरा ऑल इंडिया का। अब ऑल इंडिया का जो है वो आपका है 8% नेगेटिव ग्रोथ और हरियाणा की जो नेगेटिव ग्रोथ है वो कितनी है, 5.7% है। तो यहां पर अगर हरियाणा का स्टेटस देखोगे इंडिया के कंपैरिजन में, वो आपको काफी ठीक मिलेगा। और यहां से 8.2 से ये लगभग ही नीचे की तरफ जा रहा है और सरकार इसको फिर बढ़ाने की कोशिश करेगी, वही वी शेप रिकवरी सरकार इसके अंदर लाएगी। अब 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्री सेक्टर, अब एक है ग्रोस वैल्यू एडिशन, सर्विस, और ये सबका हो गया ग्रोस वैल्यू एडिशन। गौर करने वाली बात इस डेटा के ऊपर है। अब ये आपको रटने नहीं बैठना है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझना है। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विस सेक्टर, आपको एक खास चीज दिखाई देगी 2020-21 के अंदर अगर आप लोग देखते हो ऑल इंडिया और फिर अपना हरियाणा का देखते हो, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि हरियाणा के अंदर एग्रीकल्चर के अंदर पॉजिटिव है और बाकी जो है सब नेगेटिव में जा रहा है। एग्रीकल्चर अलाइड के अंदर 4.3 आ रहा है, उसने ग्रोथ की, अब भी पॉजिटिव रहा है। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अपना 9.6 नेगेटिव जा रहा है, 5.7 अपना इसमें भी नेगेटिव, 5.2 इसके अंदर ओवरऑल नेगेटिव है। ये कैसे हो गया भाई, जब सब में नेगेटिव है तो एग्रीकल्चर में भी नेगेटिव? बिल्कुल नहीं है। अब एक चीज देखो आप लोग, जब ये पेंडेमिक हुआ, कोरोना का टाइम पीरियड आया, सारी चीजें बंद थी, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास थोड़ी बहुत भी जमीन है, आज भी अगर मैं बात करूं तो आप ऐसी जगह भी जाओगे जहां पर बोलते हैं ना दादा लाई जमीन, ठीक है, तो वो भी थोड़ी बहुत सबके पास मिल जाएगी। और जब उनके पास वो जमीन है तो कुछ लोगों ने तो यहाँ पर क्या किया कि एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना शुरू कर दिया। और बहुत सारे गांव में तो ये भी दिखा है कि वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ गए हैं, जो है ऑर्गेनिक खेती, उन्होंने उनको बढ़ावा दिया और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी जारी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए इंडस्ट्री अपनी डाउन है, इंडस्ट्री के अंदर कुछ हो नहीं पा रहा है, इंडस्ट्री की वजह से सर्विस सेक्टर डाउन जा रहा है, लेकिन हम लोग किसके अंदर अच्छा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अंदर। अब आप लोग यही चीज़ लास्ट तक ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आप लोग कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस देखोगे तो ये थोड़ा सा मैंने आप लोग को बता दिया कि एग्रीकल्चर के अंदर ये आपका 4.3 है, एग्रीकल्चर के अंदर आपका 4.3 है। बाकी जो है इंडस्ट्री सेक्शन के अंदर 9.6 की नेगेटिव ग्रोथ रेट है, 5.7 की नेगेटिव है और 5.2 की जीवीए के अंदर टोटल है ओवरऑल जीवीए। तो ये कुछ आपको दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ, लोग बाग फिर शिफ्टिंग करने लगे एग्रीकल्चर से, फिर ज़्यादा किसकी तरफ फोकस करने लगे, इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर, फिर ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इकोनॉमी के अंदर, वो क्या है हरियाणा। देखो इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सुनना, जब हरियाणा बना था 1966 के अंदर, तो तब से लेके आज तक भी हम लोग मेनली बेस्ड है किस पे, ज़्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज क्या होती है, क्रॉप्स होती है, अपनी फसलें होती है, अपना वन होता है, फॉरेस्ट वगैरह होता है, या फिर आप लाइव स्टॉक देखोगे, पशुपालन वगैरह देखोगे ये।
तो ये हिसार वगैरह का क्षेत्र, जींद का क्षेत्र, फतेहाबाद, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये तो मेन लाइफ स्टॉक के ऊपर है। यहाँ पर तो कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन, इनके ऊपर भी डेयरी प्रोडक्ट इनके आपको जो है दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या था कि कांस्टेंट प्राइस पर जो एग्रीकल्चर था वो 60% पर था, और सर्विसेज 21.7 और इंडस्ट्री क्या है 17.6। अब ये ऑपोजिट हो गया, अब सर्विस पर ज़्यादा है, फिर उसके बाद आपको इंडस्ट्री पर, और फिर सबसे कम किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। 4th 5 ईयर प्लान से ये बात की जा रही। कहोगे सर 4th 5 ईयर प्लान से, कि फर्स्ट से ही बात करो, क्योंकि आपको पता है 1966 के अंदर बना था। तो जब 66 के अंदर बना था तो 69 तक, 69 to 70 का जो टाइम पीरियड था वहाँ पर ये चीज़ें देखी गई थी। उसके बाद देखो क्या हुआ। तो स्टार्टिंग में हमारा मेन फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर रहा। एग्रीकल्चर से फिर हम लोग शिफ्टिंग करते लगे इंडस्ट्री की तरफ, और इंडस्ट्री के साथ साथ किसकी तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ। अब 1970 से और अगर 2006-7 तक देखते हो, लगभग 37 ईयर तक, मतलब 4th से 10th 5 ईयर प्लान तक आपको एक खास चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? कि हमारा जो इंडस्ट्री सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, उसने क्या किया है, हाइयर एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट अचीव किया है। किसके कंपैरिजन में? एग्रीकल्चर अलाइड सर्विस के कंपैरिजन में। अब एक पर्सन है वो 66-69 तक एग्रीकल्चर कर रहा था, अब उसको एक चीज पता चलेगी, वो एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जाने लगा, और जब एजुकेशन की तरफ वो ज़्यादा जाने लगा तो उसको एक चीज़ पता चली कि मेरे को इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए। तो ज़्यादा फोकस किस पे रहेगा? इंडस्ट्री की तरफ। और इंडस्ट्री की तरफ जब ज़्यादा फोकस रहा तो कम क्या हो गया? एग्रीकल्चर हो गया। फिर दूसरी चीज़ ये भी खास थी यहाँ पर कि हमने इस टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर के अंदर और भी बहुत सारे रिफॉर्म किए। जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जब अपना प्रोग्राम चला तो उस टाइम पे 60% रहने का मेन मकसद ये भी था। इंदिरा गांधी कैनाल से जो है जल की आपूर्ति कराई गई, और हरियाणा को उस टाइम पे भी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर नलकूप नहीं है वहाँ पर नलकूप कराए गए, फव्वारा सिंचाई कराई गई, ड्रिप इरिगेशन के नए नए प्रयोग हरियाणा के अंदर किए गए। वो सब किसके लिए कर रहे थे? कृषि के लिए कर रहे थे। कृषि ने अच्छा किया। कृषि से फिर धीरे धीरे आते आते हम शिफ्ट होने लगे किसकी तरफ? उद्योग की तरफ और सर्विस सेक्टर की तरफ। तो इनके अंदर एवरेज अच्छी दिखाई दी, और जब इनके अंदर एवरेज अच्छी दिखाई देगी तो जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर का जीएसडीपी तो कम होना है। और एग्रीकल्चर में भी फिर हम ज़्यादा किसके ऊपर? डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर बात करने लगे, ये सारी चीज़ें। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। अब देखो ये खास चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। इन सब की वजह से क्या हुआ? इंडस्ट्री वगैरह इन सब की वजह से जो हमारा जीएसडीपी था एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, वो 60% था, और वो घटकर कितना रह गया? 2006-7 के अंदर 21%। मतलब सीधा 60% से 21%, लगभग 40% कम रह रहा है। तो इसका एक मतलब आपको दिखाई देगा कि इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ हमने कितना अच्छा बूम किया है, और हमने कितनी हाई जो है ग्रोथ रेट इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर पाई है। अब यहां पर इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। अगर इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उससे डिपेंडेंट जो सर्विसेज है वो भी बढ़ रही है। अब आप एक चीज देखो, ये तो कहावत भी चलती है, आप खेती कर रहे हो आप तंदुरुस्त रहोगे, आप कोई काम कर रहे हो आप तंदुरुस्त रहोगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, ये सच है। लेकिन आप आईटी हब में जा रहे हो, कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप ऑटोमोबाइल में भी इवन काम कर रहे हो, आप एक जगह पर इंगेज हो, आप प्रकृति के साथ नहीं जुड़े हुए हो, तो क्या होगा? उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी आपको होगी। इसको वैसे थोड़ा सा वैसे मत लेना, लेकिन एक तरफ याद करने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। तो इंडस्ट्री यहां पर बढ़ रही है, तो इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विसेज है। इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये डिपेंडेंट हम लोग इसके ऊपर रह रहे हैं। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर क्या था? एग्रीकल्चर ज़्यादा था क्योंकि किसान के पास अपना ट्रैक्टर है, अपनी चीज़ें है, वो सर्विस के तौर पर अपना यूज़ कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या, वो डिपेंड हो रहा है। इंडस्ट्री है तो सर्विसेज दूसरा यूज़ कर रहे हैं हम लोग।
तो ये सारी की सारी चीज़ें इंडस्ट्रियल सर्विसेज की ज़्यादा दिखाई देगी तो एग्रीकल्चर की कम। और इसका नतीजा ये निकला कि जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा थी जीडीपी, वहाँ इंडस्ट्रियल सर्विस कम था। ये बढ़ा तो ये डिक्रीज हुआ। तो इन सब ने अच्छा खासा अचीव किया, ये डिक्रीज हुआ। कितना देखते हैं। जो सर्विस सेक्टर है वो 21% से 46% तक बढ़ गया इस टाइम पीरियड के दौरान। और अगर आप लोग देखते हो सेक्टर वाइज कॉम्पोजिशन देखते हो तो आपको एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का आपको दिखाई देगा लगभग 18.9%। ये कभी 60% हुआ करता था। और दूसरा ये 2011-12 को बेस ईयर मानते हुए 2020-21 का है ये। इंडस्ट्री सेक्टर अगर आप लोग देखोगे तो 30%, और फिर तीसरा सर्विस सेक्टर अगर आप लोग देखते हो तो 50.9%। मतलब ओपोजिट हो गया। जितना जो है एग्रीकल्चर हुआ करता था वो सर्विस की तरफ शिफ्ट हो गया। तो तृतीयक क्रियाओं के अंदर, टर्सरी सेक्टर के अंदर हम लोग ज़्यादा जाने लगे। अब आप लोग इस डेटा को इसके थ्रू भी देख सकते हो। पर कैपिटा इनकम देखो, इसके ऊपर भी लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने बात की थी और आज भी बात कर लेते हैं। एक प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय आपको पता है कि टोटल इनकम, कुल आय, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से। तो ये जो अपने पास हुई वो क्या हुई, प्रति व्यक्ति आय। तो एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति ऑन एन एवरेज कितना कमाता है वो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय हुई। और जब हरियाणा बना था तो प्रति व्यक्ति कितनी थी, 608 रुपए थी। वो काफ़ी ज़्यादा थी। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय के बारे में एक कॉन्सेप्ट दिया था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो उन्होंने जो लेटर लिखा था उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई गई थी। अब अगर आप लोग देखते हो तो प्रति व्यक्ति आय इस दौरान जो 9.4% 2019-20 में था, जो कि एक काफी रिकॉर्ड था, ग्रोथ किया था 2019-20 के दौरान, वो आपका घटकर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एक तरीके से नेगेटिव में आ गया और कितना 3.3%। और मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट और करंट प्राइस पर वो 1,63,000 के आसपास रहा है, 2,39,000 इस तरीके से। तो वो कांस्टेंट और करंट प्राइस पर मैंने अलग अलग बताया है। तो ये आपकी पर कैपिटा आपकी हो गई। यहां पर प्रति व्यक्ति आय में 3.3% का कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दिया है, जो कि 2019-20 के अंदर, ये 2021 के अंदर है, और 2019-20 के अंदर जो कि 9.4% का ग्रोथ था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखना, इसको देखना भाई, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर। अब अगर आप लोग देखते हो तो हमारी पॉपुलेशन का ज़्यादातर हिस्सा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर के ऊपर, अलाइड सेक्टर के अंदर। अभी अलाइड सेक्टर कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना क्रॉप हुआ, लाइव स्टॉक हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ। अब देखो इन सब के अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है 2021 और 20 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रही है। जैसे 4 चीज़ों के अंदर बांट देते हैं। एक एग्रीकल्चर हुआ अपना, जो सीधे कृषि होती है, उत्पादन करते हैं फसल का। दूसरा आपका फिशिंग हुआ, मत्स्य उत्पादन हुआ। फिर तीसरा आपका फॉरेस्ट्री हुआ, वन से संबंधित। फिर आपका क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक हुआ, जो पशुपालन वगैरह इन सब का हुआ। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा डेटा के ऊपर नज़र डालना। फिशिंग के अंदर नेगेटिव रहा है 12.5%, और बाकी आप लोग देखोगे तो क्रॉप और लाइव स्टॉक के अंदर 4.7 की ग्रोथ, और यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर 4.3 की, और फॉरेस्ट्री के अंदर 1.0 की। थोड़ा सा मैं इनके बारे में बात करता हूँ। अगर आपसे एग्जाम में डेटा पूछेगा तो एग्जैक्ट पूछ लेगा। देखो 2 चीज़ें याद रखनी है, याद करने का सबसे आसान तरीका। 4 चीज़ें हरियाणा के अंदर, एग्रीकल्चर अलाइड सर्विसेज, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फिर तीसरा आपका फिशिंग, और चौथा आपका फॉरेस्ट्री। हरियाणा में वन तो वैसे ही कम है, तो वन के ऊपर निर्भरता तो कम हो रही है।
मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के अंदर तो वन पर निर्भरता कम है, तो वन वाला सेक्टर तो आपका पहले ही आपको क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। दूसरा क्या है, फिशिंग। अब हरियाणा एक हो गया स्थल अवरुद्ध राज्य, लैंडलॉक स्टेट हो गया, चारों तरफ से जो है किससे घिरा हुआ है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, उसकी बाउंड्री किसी भी समुद्र के साथ, महासागर के साथ नहीं लगती है। और इवन अगर आप लोग हरियाणा में भी देखोगे तो एक तो यहाँ पर वर्षा भी कम हो रही है, दूसरा क्या है, नहरों का इतना विकास नहीं हुआ, नदियाँ वगैरह आपको सदाबहार पेरिनियल रिवर आपको नहीं नज़र आएगी, यहाँ पर ज़्यादातर सूखी नदियाँ नज़र आएगी, यमुना नदी को अगर आप लोग छोड़ दो। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप खुद बताओ कि मत्स्य उत्पादन कहाँ पर होगा। अब सरकार ने कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक योजना चलाई कि हर गांव के अंदर जो खाली ज़मीन है, पंचायत अपना ब्यौरा दे और उस ब्यौरे के अंदर देखा जाएगा इस खाली ज़मीन के अंदर हम मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दें। अब बहुतों ने किया भी, लेकिन उसकी विफलता, उसकी फेलियर क्या रही, ब्यौरा दे दिया गया, वहाँ पर गड्ढे खुदवा दिए गए, चारा डाल दिया गया, पानी डाल दिया गया, लेकिन देखभाल करने वाला कोई नहीं है, पंचायत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रही है, ले रही है। तो ये सारे के सारे रीजन है कि फिशिंग तो यार वैसे ही हरियाणा में कम रहने वाला है। वन आपको कहाँ दिखाई देंगे, ज़्यादातर शिवालिक क्षेत्र में दिखाई दे जाएंगे, और वो वहाँ पर पहली इंडस्ट्री है, एजुकेशन आईटी की तरफ लोग बाग ज़्यादा जा रहे हैं, तो इनके अंदर तो कम रह रहा है। लेकिन हाँ, एग्रीकल्चर और अपना लाइव स्टॉक बराबर चलेगा। आज भी अपन क्या है कि खेती बाड़ी करते हैं और दूध दही, ये दो चीज़ें हैं, तो इनमें तो लगभग बराबर रहेगा। जैसे 4.3% की ग्रोथ इसमें अचीव की है और दूसरा क्या है 4.7% की ग्रोथ इसमें। तो अगर ये देखोगे तो ये तो साल भर ही अपना 5% के आसपास रहता है। 2017-18 में तो 7% के आसपास हो गया था एग्रीकल्चर वाला, और यहाँ पर क्रॉप वाला ये 6.1% के आसपास हो। ये पता आपको इस साल क्यों हुआ था? 2017-18 के अंदर सरकार ने एग्रीकल्चर को लेकर, सरकार ने लाइव स्टॉक को लेकर भर भर कर योजनाएं दी। हालांकि फिशिंग को लेकर भी दी थी, लेकिन वो एक नाकामयाबी थी एक तरीके से, ठीक है। झज्जर जैसे क्षेत्र के अंदर जहां पर लवणीय भूमि है, वहां पर कहा गया कि मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो ये चार चीज़ें हैं अलाइड सेक्टर के अंदर, और जब इन चार चीज़ों को देखते हो तो एग्रीकल्चर सबसे टॉप में, फिर क्रॉप है, फिर अपना सबसे कम में फिशिंग वाला आता है, फॉरेस्ट्री वाला तीसरे नंबर पर आता है। अगर आप लोग एक चीज देखते हो, दूसरा एग्रीकल्चर का एक यहां पर और माना जाता है कि जब से हरियाणा का स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, मेटेलिक रोड्स बने हैं, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हुई है, सरकार ने कैनाल्स को लेकर डेवलपमेंट की है, इरिगेशन को लेकर सरकार ने नई योजनाएं बनाई है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डिपेंड करती है किसके ऊपर, एग्रीकल्चर। जैसे आपको खेत में पानी देने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ट्यूबवेल वगैरह, पंप वगैरह, कैनाल, नहरों से भी अगर आपको पानी सींचना है तो भी आपके लिए ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी से भर के ले जाओगे और डाल दिया लो, नहीं। तो जैसे एक ने बच्चा हमारे घर में था, एक ने पूछा भी कि बाल्टी से भर के पानी डाल दो, मैं कहा बेटा तेरे खेत होंगे तो यही करेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें, अगर स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके साथ साथ, एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर वो सुविधाएं हमें मिल रही है तो हम उसके अंदर पॉजिटिव ग्रोथ ही लेकर आएंगे। तो 1966 के अंदर जब हरियाणा बना तो उसके बनने के साथ ही हमने ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे मेटेलिक रोड हुआ, गांव के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, ये लक्ष्य किया गया 1970 के अंदर हरियाणा के हर गांव के अंदर बिजली पहुंचानी, हर घर के अंदर बिजली पहुंचानी है। बिजली होगी तो पानी होगा, और पानी होगी तो खेतों में सिंचाई होगी, क्योंकि हरियाणा नहरों पर तो ज़्यादा डिपेंड है नहीं, और यहाँ पर ट्यूबवेल सिंचाई वगैरह ये ज़्यादा सक्सेस है। अगर हरियाणा के अपर पार्ट को छोड़ दो, लोअर पार्ट को छोड़ दो, तो बाकी तो फिर उसी के ऊपर है। ये है मार्केट, मंडियाँ बनेगी, तो मार्केट मंडी बनेगी तो किसान अपने प्रोडक्ट ईजिली जो है उस मार्केट तक पहुँचा पाएगा, और पहुँचा पाएगा तो एग्रीकल्चर के अंदर उसका उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्पादन करेगा। ज़्यादा उत्पादन हुआ इनकी वजह से तो ग्रोथ रेट क्या होगी सरकार की, अच्छी होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इस चीज़ तरीके से जुड़ी हुई है। दूसरा एक चीज़ जो मैं सजेशन देना चाहूँगा वो ये भी करना चाहिए कि सरकार को जो है
ये भी करना चाहिए। जैसे जब हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाएं जब लाई गई थी तो 66 के आसपास जब हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रोग्राम चलाया तो मैक्सिको से जो उन्नत किस्म के बीज मंगाए थे जो जल्दी पककर तैयार हो गए थे, तो सरकार को ऐसे अपने लेवल पर भी, और कर भी रही है सरकार, किसानों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। जैसे इस योजना के अंदर एक अच्छी बात हुई है, इस साल के बजट के अंदर इकोनॉमी सर्वे के अंदर जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको लेकर खट्टर साहब ने खुल के बोला है और अच्छी स्कीम उसके अंदर लागू की गई है। तो सरकार का जब किसानों का उत्साह बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रभावित होंगे। अब एक चीज़ अगर आप लोग देखते हो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का, तो आपको दिखाई देगा कि 95% जो जीबी है वो अपना एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर से आता है, और फॉरेस्ट्री और फिशिंग का जो कंट्रीब्यूशन है सब सेक्टर का वो आपका दिखाई देगा 4%, और दूसरा क्या है 1% के आसपास। तो 95% तो मेन जीबी है वो तो अपना एग्रीकल्चर का ही है, डेयरी प्रोडक्ट का ही है। अब फिर एक आता है अपना इंडस्ट्री सेक्टर, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर आप लोग क्या क्या देख सकते हो। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर हरियाणा के अंदर 4 चीजें हैं जनरली: माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी आ गई, कंस्ट्रक्शन, और फिर है एक अपना इंडस्ट्री। अब यहां पर थोड़ा सा इनके डेटा के ऊपर नजर डालना है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है 9.4% की, और कंस्ट्रक्शन के अंदर अपनी नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है 12.6 की। फिर आप लोग देखते हो इंडस्ट्री के अंदर, ओवरऑल इंडस्ट्री के अंदर 9.6 की रही है, मेन है ये। अब आप कहोगे सर यहाँ पर पॉजिटिव कैसे रह गया माइनिंग वगैरह के ऊपर? यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और ऐसी चीज़ों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर हमको कोई कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहाँ पर ज़्यादा लोग चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही आदमी जाकर सारी कंस्ट्रक्शन कर लेगा, वो कर तो सकता है लेकिन होगा नहीं। तो जब ये सारी चीज़ें, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया, कम से कम लोग हैं, तो जब कम से कम लोग हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ग्रोथ जो है वो अपने आप किस में दिखाई देगी? नेगेटिव में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब आप लोग देखते हो माइनिंग के अंदर आपको यहाँ पर 16.2% की पॉजिटिव ग्रोथ रेट दिखाई देगी। और माइनिंग, एक चीज़ मैं आप लोग को बता देता हूँ कि माइनिंग अगर एरिया वाइज देखा जाए तो वो तो ओवरऑल वैसे भी हरियाणा का कम है। अगर यहाँ पर आप लोग देखते हो तो माइनिंग हम करेंगे कहाँ पर? कर्नाटक थोड़ी ना, मध्य प्रदेश थोड़ी ना, उड़ीसा थोड़ी ना कि आयरन और माइनिंग कहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा महेंद्रगढ़ के अंदर। वहाँ पर तो अरावली रीजन, इस पूरे रीजन से माइनिंग कर रहे हैं। दूसरा ज़्यादा कहाँ जाएंगे? कुछ थोड़े बहुत शिवालिक रीजन में चले जाएंगे। तो माइनिंग के लिए वो एरिया भी तो होना चाहिए। तो माइनिंग के अंदर तो ओवरऑल भी हम लोग कम रहते हैं। आप इसमें देखो, एक साल पीछे की तरफ जाओ, जो सिंपल कंडीशन थी, वहाँ पर देखो कि माइनिंग के अंदर हमारा कितना होता था। 2019-20 में 887.37 रहता था, 887 करोड़। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 1 करोड़, ये 10,250 जो भी है, सॉरी 1,10,250। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर देखोगे 5,901। फिर कंस्ट्रक्शन के आप लोग देखोगे तो ये 391.55, 39,155 दिखाई देगा। सबसे ज़्यादा आपको किसके अंदर दिखाई दिया? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको काफ़ी कम, इंडस्ट्री के अंदर तो ये ओवरऑल हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा क्यों है? देखो, मैन्युफैक्चरिंग का कौन सा हब है? ये जो अपना दिल्ली वाला रीजन है उसके आसपास का रीजन कौन सा? फरीदाबाद हुआ। उसके बाद आप लोग देखते हो गुरुग्राम रीजन हुआ। फिर उसके बाद आप लोग देखते हो रेवाड़ी का रीजन हुआ, सोनीपत का रीजन हुआ। ये सारा का सारा हुआ। ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल हब है। यहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और यही क्यों, अगर आप लोग देखते हो पानीपत साइड भी जाते हो तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हो करनाल साइड तो वहाँ भी आपको दिखाई देगा। तो हरियाणा तो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन दूसरा आप लोग देखते हो माइनिंग तो ना के बराबर है, महेंद्रगढ़ को लगा लो बस, और तो कुछ है ही नहीं माइनिंग के अंदर। तो ये पूरा का पूरा हुआ इंडस्ट्री सेक्टर। अब एक चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर अगर आप लोग इंडस्ट्री के अंदर आपको ये पता लगाना कितना प्रोडक्शन हुआ है।
तो इसके लिए हम एक डेटा यूज करते हैं और वो महंगाई के लिए भी, इंडस्ट्री सेक्टर की महंगाई जानने के लिए भी होता है, उसको बोलते हैं IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब देखना है IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इन्फ्लेशन के लिए, महंगाई के लिए एक हम यूज करते हैं WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, एक हम लोग यूज करते हैं CPI का, और एक अपना होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का IIP, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। यहां पर अगर आप लोग देखते हो तो इंडस्ट्री के अंदर एक तो मैन्युफैक्चरिंग इसके अंदर आती है, दूसरा आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर तीसरा आपका आता है, पहला हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी, फिर जो यूज्ड बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, जैसे प्राइमरी गुड्स हुए, कैपिटल गुड्स हुए, इंटरमीडिएट गुड्स हुए, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन गुड हुए, कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हुए, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हुए, ये सब। तो यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर आप 2016, 17, 18, 18, 19 का अगर आप इंडेक्स देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा लगभग 4.2% की ग्रोथ रेट अचीव हुई है। ये 18-19 का है, ये एग्जैक्ट अभी का नहीं आया है, तो अभी तो आपको नेगेटिव के अंदर ही आपको ये दिखाई देगा। देखो जो इंटरमीडिएट गुड्स है, उस इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या कौन से, जैसे जो मड जो वेस्ट है, प्लाईवुड बोर्ड है, एल्युमिनियम इग्नोट्स है, या फिर गियर केस है, ये सब आप लोग देख लेना कौन कौन किसके अंदर शामिल होते हैं। अब देखना सर्विस सेक्टर के अंदर, सर्विस सेक्टर के अंदर भी एग्जैक्ट आप लोग देखते हो। देखो लास्ट क्लास में तो मैंने एक एक चीज जो है बेसिक बताया था, यहां पर एग्जैक्ट पता चल रहा है। अब इसमें देखते हैं ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, एक तो ये हो गया। ट्रांसपोर्ट, देखो इसमें लॉजिक लगाना है आपको हरियाणा के साथ। अगर आप हरियाणा को जानते हो ना तो ये कुछ नहीं है, इसको कोई भी आके जो है समझ जाएगा। फिर है फाइनेंशियल, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ओवरऑल सर्विसेज। एक तो ये पढ़ना है सामने कि कौन सा है, दूसरा यहां पर आपको ग्रोथ देखनी है, ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट। अब आप एक से देखो, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, फिर ये है, अब बनी बात चलो। तो ट्रेड, रिपेयर, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब है। कोरोना टाइम पीरियड पे सब बंद है, होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह सब। और एक चीज़ और है, इंडस्ट्री जो टूरिस्ट इंडस्ट्री वो बंद है, तो वो बंद है तो उनकी वजह से ये भी इफेक्ट हो रही है। तो ट्रेड हुआ, रिपेयर हुआ, होटल हुआ, यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ रेट रही 7.6%। अब आप एक चीज़ देखो, पहले के कंपैरिजन में आप लोग देखोगे तो 11.4, 8.9 ये सब दिखाई देगा। इसका रीजन, इसका सबसे बड़ा रीजन, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, इंडस्ट्री होगी, जहाँ से सामान का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जहाँ पर एजुकेशन लेवल अच्छा है, IT हब डेवलप हो रहा है, तो वहाँ से तो दूर दराज से लोग आएंगे। व्यापार में ज़्यादा चीज़ें होगी ट्रेड के अंदर, और जब ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें होगी तो वो कहीं ना कहीं आपका बढ़ा हुआ नजर आएगा। तो कुछ टाइम पीरियड से आपको इसमें 11% के आसपास आप देखो, 11, 11, 8 और 11%, 10% से भी ऊपर की ग्रोथ अचीव की है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड है जो अभी मैंने आप लोगों को बताई है। फिर दूसरा आप लोग देखते हो ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन सर्विस रिलेटेड टू ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सर्विस, इसमें 4.3% की ग्रोथ रेट रही है, 27,217। फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, प्रोफेशनल सर्विस इसके अंदर सबसे ज़्यादा। ये क्यों रहा है उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। रियल इस्टेट, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल सर्विस इसके अंदर, इसका रीजन देखो क्या है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह में इसमें देखना। इसका रीजन ये है कि आज है 2021, आज से 10 साल पहले का हरियाणा देखो। जो लोग हरियाणा में रहते हैं उन्होंने देखा होगा। मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो गुरुग्राम रीजन है, और आज से 10 साल पहले के गुरुग्राम को जब मैं देखता हूँ तो मेरे को दिखाई देगा कि कंपनियां तो यहाँ पर थी, फैक्ट्री तो यहाँ पर थी, लेकिन कुछ इतनी खास फैक्ट्रियाँ यहाँ पर नहीं थी। और उस टाइम पे तो सोनीपत, पानीपत तो ज़्यादा कुछ खास था ही नहीं, ये तो उभर ही नहीं रहा था। रेवाड़ी, बावल रीजन जो है ये भी ना के बराबर था। बस 2 ही नाम सुनते थे। अच्छा, जैसे कोई घर में भी कोई नौकरी करने जा रहा तो कहाँ, या तो गुड़गांव या फिर फरीदाबाद, ज़्यादा करेगा रेवाड़ी, बावल रीजन होगा।
लेकिन इस 10 साल के अंदर विदेशों से बहुत सारी कंपनियां यहां पर आकर लगी है। दूसरा क्या है, सरकार के नए नए प्रोजेक्ट लगे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन धड़ल्ले पे लगाए जा रहे हैं, यहाँ की ज़मीन को अक्वायर किया जा रहा है। ठीक है, हमारे यहाँ तो एक चीज़ होती है कि जिसकी ज़मीन बिक जाती है ना, अक्वायर हो जाती है, तो वो तो सीधा जो है ना क्या लेके आया है, गाड़ी ये लेके आया है, और फिर फॉर्च्यूनर के अंदर इस तरीके से जो है चाबी घुमाते हुए चलता है। तो ये चीज़ें, तो यहाँ पर देखो क्या है, अब ये जो ज़मीन है इसका रेट कहीं ना कहीं बढ़ा है इन चीज़ों के चलते। भाई कहीं पर इंडस्ट्री लग रही है, अगर मेरे एरिया में ऐसा हो रहा है, मेरे एरिया के अंदर हाईवे का डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें होगी तो हाईवे डेवलप होगा, मेटेलिक रोड होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, ये सारी चीज़ें एकदम से हुई है। जब ये चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं जो रियल इस्टेट सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री क्या करेगी, बूम करेगी, ज़मीनें महंगी होगी, और उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि फाइनेंशियल, रियल इस्टेट, सर्विस, ये सब जो है उसके अंदर 8% की अचीवमेंट, यहाँ पर 8.5 के अंदर यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सबको पता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, सारी चीज़ें बंद है, जो भी डील होनी थी सब कैंसिल हो गई। इस 1 साल तक तो हम कुछ नहीं करेंगे एटलीस्ट। यार आप खुद देखो, आपका कोई प्रोजेक्ट था, आपकी प्लानिंग थी कि आप XYZ ट्रेड कर रहे हो और आपको एक कंपनी और बनानी है और वो XYZ जगह बनानी है, तो एटलीस्ट आपने इस कोरोना टाइम पीरियड पे तो ऐसा नहीं किया होगा। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, स्टोरेज हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, ये तो बिल्कुल रुक गया, और इसमें तो -23% ग्रोथ रेट चली गई। अब इस चीज़ को है ना आप लोग थोड़ा सा ऐसे याद रखना कि किस में कितना लगभग सबसे ज़्यादा हुआ, और आप उसको लॉजिक के साथ थोड़ा सा ध्यान रखना जो मैंने इस तरीके से बताया है। अब ये आपको इसी तरीके से डिफरेंट सब सेक्टर के अंदर, ट्रेड, रिपेयर, होटल, इनके अंदर आपको ग्रोथ दिखाई देगी। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस और अदर सर्विसेज के अंदर भी आप लोग देखते हो तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर -3.7, जो कभी 9.4, जो प्रशासन से संबंधित, डिफेंस से संबंधित ये सारी चीज़ें थी, ये भी किसके अंदर, नेगेटिव ग्रोथ के अंदर रही है। ठीक है, तो हमने जो है आज की क्लास के अंदर लगभग जो आपका डिटेल के अंदर था, एग्रीकल्चर के अंदर, GSDP कांस्टेंट के अंदर, महंगाई के अंदर, बाकी सेक्टर के अंदर क्या क्या रहा है और किसके अंदर कितना है, सबसे नेगेटिव ग्रोथ रेट किस में रही है और क्यों रही है, उसमें उतना क्यों रहा है, अगर उसने अच्छा किया है तो क्यों किया है, वो सारे के सारे रीजन आज हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर समझ लिए। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, लगभग आपका पहला चैप्टर जो है और स्टार्टिंग के कुछ बेसिक पॉइंट है वो आपके कवर हो गए हैं। अब जो बाकी के चैप्टर बचे तो उन बाकी के चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा जो स्कीम्स है, क्योंकि मेन था ये जो प्रोस्पेरिटी दिखा रहा था वो ये वाला दिखा रहा था, वो आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया कि इस टेबल के अंदर कैसे हमें समझना है, इसको देखना है, इसको देखना है, नेगेटिव है, क्यों है, मेरी वीडियो देखनी है, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको क्या खास चीज़ देखनी है, जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मिलेंगे तो उसके अंदर मैं फोकस करूँगा कि आपकी जो योजनाएं है, स्कीम्स वगैरह है, जो इकोनॉमी सर्वे के अंदर जो आगे के चैप्टर्स के अंदर आएगी, तो उन स्कीम्स वगैरह के अंदर ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि ये चीज़ें लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है। तो स्कीम्स, योजनाएं जो है, क्या क्या अचीवमेंट रही है और क्या नई नई चीज़ें की है सरकार ने, उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो 2-3 क्लासेस और इकोनॉमी सर्वे के ऊपर हम लोग लेंगे और फिर आपका इकोनॉमी सर्वे हरियाणा का होगा, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, आप इसको अच्छे से समझोगे, और इतना करने के बाद गारंटी है क्वेश्चन आपका कहीं जाएगा नहीं, इससे बाहर कुछ पूछेगा नहीं, और इस तरीके की चीज़ें आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड इफ यू आर सीरियस फॉर UPSC 2022 देन आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिलेगी, नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।